सिक्योरिटी गार्ड्स किसके रक्षक? स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के रक्षक हैं या उन बिल्डर्स के हमदर्द हैं जो बिल्डिंग बनाकर बेच देते हैं और बायर्स ही गार्ड्स की सैलरी लेते हैं? ये सवाल इसलिए कि आए दिन नोएडा में जब लोग अपनी शिकायत बिल्डर से करने जाते हैं तो वहां मौजूद गार्ड्स बदसलूकी करते हैं। कभी कभी बाउंसर से उन्हें पिटवाया जाता है, जबकि पूरी सोसाइटी का खर्च वहां के निवासी ही उठाते हैं। तो सवाल यह है कि सुरक्षा गार्ड्स के नाम पर क्या बिल्डर बदमाश रखते हैं? फर्श पर खून, डंडे पर खून, चारों तरफ खून के छींटे। नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की ये तस्वीरें 8 सितंबर की हैं, जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेजिडेंट्स पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पल भर में ही फर्श पर खून बिखर गया। गार्ड्स और एक रेजिडेंट के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी हिंसक मोड़ ले लेगी, किसी रेजिडेंट को पता नहीं था। अपनी शिकायतों को लेकर बहस कर रहे थे और इसी बीच गार्ड्स एकजुट होकर वहां मौजूद लोगों को मारने लगे। हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस आई और 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गार्ड्स इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं? आए दिन किसी न किसी बिल्डिंग में रेजिडेंट को पीट देते हैं। आखिर ट्रेन गार्ड्स किसकी शह पर गुंडागर्दी करते हैं और उनका कुछ नहीं होता? लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में मारपीट के मामले के बाद न्यूज 18 की टीम ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी की ऊंची इमारतों का रियलिटी चेक किया। हम समझना चाहते थे ये गार्ड इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं, इनके पीछे कौन है? किसकी शह पर रेजिडेंट्स पर जानलेवा हमले करने से भी नहीं कतराते? कभी कभी बाहर निकलते हैं या अपने स्कूल की तरफ इधर जाना चाहते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर बिल्डर के बाउंसर्स खड़े होते हैं। हम लोग नॉर्मल वॉक करने निकलते हैं तो भी बाउंसर्स खड़े मिलते हैं। निकलते हैं किसी भी काम के लिए तो जो बिल्डर्स हैं उनके जो बाउंसर्स हैं वो हम लोगों को वापस भेज देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अनसेफ भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। क्या मारपीट के पीछे बिल्डर्स का हाथ होता है? क्या समस्या की शिकायतों को रोकने के लिए गार्ड्स को आगे किया जाता है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें और इमारतों में लाखों रेजिडेंट्स की सैकड़ों समस्याएं। ये कहानी किसी एक सोसाइटी की नहीं, बल्कि यहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो माया जाल फैला हुआ है बिल्डर्स का, सभी सोसाइटी की समस्याएं हैं। इसी माया जाल में सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले सुरेश कुमार फंस गए। सुरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि फ्लैट में मेंटेनेंस का कुछ काम कराना था। इसके चलते सुरेश ने फ्लैट की चाबी सोसाइटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस में दी थी। 7 सितंबर को एक कर्मचारी उनके फ्लैट पर काम करने आया। कर्मचारी ने चाबी मांगी तो सुरक्षा कर्मियों ने चाबी देने से मना कर दिया। 8 सितंबर को सुरेश गार्ड्स के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर कहासुनी हो गई और सुरेश ने एक गार्ड को धक्का दे दिया, जिसके बाद गार्ड्स ने उन्हें लाठी डंडों से पीट दिया। सुरेश की शिकायत गलत नहीं थी, फिर भी उनके साथ गलत व्यवहार गार्ड्स ने किया। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले सुरेश की जो शिकायतें थी, वही शिकायतें महागुण और सेठी मैक्स रॉयल में भी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ऊपर से चमकती इमारतों के नीचे और अंदर क्या हाल है। सेठी मैक्स रॉयल के रेजिडेंट परेशान हैं। चारों ओर सीलन, दीवारों पर लगी सीमेंट टूट कर गिर रही है। बायर्स इतने परेशान कि अगर लोन पर फ्लैट नहीं होता या कोई खरीदार मिलता तो इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाते। कुछ साल में सेठी मैक्स रॉयल की इमारत ऐसी होगी, किसी को अंदाजा नहीं था।
समस्या, मैं सिर्फ 5 साल हो गया यहीं पे रहता हूँ। समस्या ऐसा है, बिल्डर जो काम करके गया है, आप देख रहे होंगे कि इधर जो प्लास्टर है सब गिर रहा है। रोज़ ये समस्या है, रोज़ धुआं उड़ता है, रोज़ हम कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से कार्रवाई होती है नहीं होती हमें पता नहीं, लेकिन बिल्डर इस मामले में अपना पल्ला झाड़ देता है। समस्या रेजिडेंट की है जो हमको रोज़ झेलनी पड़ती है। सिटी मैक्स रॉयल के निवासियों का आरोप है कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था भी खराब है। अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं है। दिखाने के लिए सिर्फ फायर सेफ्टी के यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। पानी को लेकर भी कई आरोप हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ पहले तो फायर फाइटिंग मेन समस्या है। कभी भी अगर दुर्घटना हुई, कोई भी रेसिडेंट ऊपर से नीचे 20 फ्लोर से भाग नहीं सकता है। कल भी फायर ऑफिसर विजिट किया था, कोई भी स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहा है, जर्जर हालत है। मतलब कभी भी दुर्घटना हो जाए तो कोई रेसिडेंट बच नहीं पाएगा शायद। यहाँ पे जो बारिश होती है तब जो बेसमेंट है हमारा वो हमेशा भर जाता है। ना केवल भरता है बल्कि पानी की निकासी भी नहीं होती है। सारी नालियाँ जाम हैं, सारी वॉल्स जो हैं वहाँ से पानी रिस रहा है। महागुन का भी यही हाल है। हर तरफ शिकायतों का अंबार है, लेकिन बिल्डर कोई सुनवाई नहीं करता और जब लोग शिकायत लेकर जाते हैं तो अपने बाउंसर को आगे कर देते हैं। बाहुबल के दम पर रेजिडेंट को डराते हैं और जब कोई नहीं मानता तो उससे मारपीट करते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे लूट मचार के उसके बाद अंत में जब आप कुछ ये डिमांड करके सब कुछ कंट्रोल करके करने की कोशिश करते हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, तो भाई साहब बिल्डर के बाउंसर आ जाते हैं। हम तो बाउंसरों से झेलते रहे, अभी भी झेल रहे हैं। पानी, बिजली, साफ सफाई, फायर सेफ्टी के मुद्दे पर बार बार लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उन आवाजों को बिल्डर अपने बाउंसर की मदद से दबाते हैं, गार्ड्स को भी उकसाते हैं और यही वजह है कि गार्ड्स रेजिडेंट्स को मारने से पीछे नहीं हटते। जब से बिल्डरों ने यहाँ पर से नोएडा के अंदर फ्लैट्स बनाने शुरू किए हैं, बिना बाउंसरों के साथ लेकर उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। ये जो पिटाई अभी लोटस बुलियन में, ऐसे हर सोसाइटी में ये ऐसे किस्से आते थे, हमारी फेडरेशन के पास आते थे, हम उनकी शिकायत करते लेकिन कुछ नहीं होता था क्योंकि दब जाती थी बातें। हर रोज़ कहीं ना कहीं शिकायत थी। अगर आप बिजली की समस्या लेके बिल्डर के पास जाते हैं तो वहाँ पिटाई होती है, बंद कमरे के अंदर हमको डांट के या धमका के हो जाता है। मैं अपनी सोसाइटी, एक सोसाइटी की बात करूँ जहाँ खड़े हैं हम सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पर जब हैंडओवर लेने गए तो बिल्डर के जो 2-3 बाउंसर थे उन्होंने रिवॉल्वर मेज पर रख के हमसे बात करी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी की यही हकीकत है। गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी में भी ऐसे ही सपने दिखाकर इमारतें बेची जा रही हैं और बाद में लोग शिकायतों के निपटारे के लिए दर दर भटकते हैं। वाराणसी में तो एक बिल्डर ने सैकड़ों लोगों को ठग लिया। पुलिस अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तैयारी में है। दो तस्वीरें देखिए, गार्ड्स और बायर्स के बीच मारपीट की तस्वीर नोएडा की है और दूसरी तस्वीर वाराणसी की। दोनों तस्वीरों में खरीदार ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वाराणसी की इस तस्वीर में मारपीट करने वाले गार्ड नहीं बल्कि नीलगिरी इंफ्रास्ट्री सीएमडी विकास सिंह और उनकी पत्नी रितु सिंह है। तो इनका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे लोग उसमें आ जाते हैं, पैर की जूती पड़ने लग गई हो तुम। दोनों पर आरोप है कि नीलगिरी इंफ्रासिटी के नाम से सीएमडी विकास सिंह और एमडी रितु सिंह ने जमीन, टूर पैकेज और गोल्ड निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए लिए। बहुत सारे मध्यम वर्ग के और लोअर इनकम ग्रुप के लोग बार बार बनारस, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ से आते थे और अपनी व्यथा जो है पुलिस वालों को बताते थे। बायर्स परेशान हो गए थे, उनके लाखों रुपए फंसे थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। जब वो नीलगिरी इंफ्रासिटी के सीएमडी से पैसे लौटाने के लिए कहते तो मारपीट होती थी। इस तरीके के प्लान्स अलग अलग जगह पे मार्केटिंग करके लाखों रुपए लोगों से इन्वेस्ट कराते थे और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो एक तरीके का ये पॉन्जी स्कीम था और उसमें लगभग इन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में करोड़ों रुपए इस तरीके से
यूपी के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पूरे मामले की जांच की और नीलगिरी इंफ्रासिटी से जुड़े 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। यही नहीं, एसआईटी का गठन भी कर दिया। वाराणसी के बदमाश बिल्डरों पर कमिश्नरेट पुलिस सख्त है और एक दिन में इतनी बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड पहली बार वाराणसी में बिल्डरों के खिलाफ देखने को मिला है। उन सभी मामलों की विवेचना एक एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी को गठन करके उनको दिया है। 3 लोगों की, जिसमें इसमें जो मेन उनके सीएमडी हैं, सीएमडी और उनके जो डिप्टी दूसरे डायरेक्टर हैं और प्लस एक जो मुखिया टाइप का था, तो इन 3 लोगों की हमने गिरफ्तारी करी है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अब इनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। नीलगिरी इंफ्रासिटी ईडी के निशाने पर भी है। फंडिंग पैटर्न की जांच हो रही है। हालांकि ईडी ने वाराणसी पुलिस से भी एक रिपोर्ट मांगी है। वाराणसी पुलिस, रोड डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समेत बैंकों से इनके बारे में जानकारी ले रही है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। नकल का संक्रमण, यह संक्रमण नया नहीं है, लेकिन इस बीमारी को फैलाने का तरीका नया है। राजस्थान की सीकर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नीट परीक्षा में छात्रों को पास कराने के लिए 20 से 30 लाख रुपए लेता था और उसके बदले एक ऐसा मास्क देता था जिसमें जिंदगी बदलने की तकनीक थी। जी, मैंने देखिएगा हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना। अरे काहे नहीं आएगा भाई, पैसा लाए हैं। सौदा, दोबारा अगर परीक्षा देनी पड़े तो मेरिट लिस्ट ला पाएंगे? दोबारा कह देंगे। अनुभव की सेटिंग, कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा, आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता। सेटिंग सिस्टम की, पेंडेंट में बोलो, कान से सुनो। अब चश्मे का बाईं ओर का बटन दबाइए, इसे स्कैनर कहते हैं। कितना चाहिए, कौन सा चाहिए। और आखिर में ऐसे लूट ली जाती है काबिलियत। उतरने से पहले पेपर को जला दीजिए, समझे? खेल लो जी, अच्छे दिन आएंगे, हम इंतजार में रहेंगे। अच्छे दिन तो तुम्हारे चल रहे हैं, जोरों पे चल रहा है सेटिंग का काम। डायलॉग और सीन भले ही फिल्मी हो, लेकिन असल में सेटिंग का काम ऐसे ही चलता है और मेहनती लड़कों के हक पर सेंटर्स ऐसे ही डाका डाल देते हैं। राजस्थान के सीकर में एक ऐसे ही सेटर्स गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो बहुत ही शातिर तरीके से परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। अगर उन्हें वक्त पर नहीं पकड़ा गया होता तो कई छात्रों की मेहनत का फल सेटिंग के जरिए लूट लेते। पुलिस की गिरफ्त में 11 सेटर्स आए हैं जो हाईटेक तरीके से नकल करवाने की तैयारी में थे। अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल कर होनहार छात्रों का हक छीनने की साजिश रच रहे थे। एसओजी की सूचना पर हम लोग पिछले 3-4 दिनों से एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे थे। उस फॉलो करने के क्रम में हमें जहां पर वो लोग इकट्ठा होकर के परीक्षा में नकल कराने, ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की तैयारी करने की जो उनकी पूरी प्रिपरेशन चल रही थी, उस जगह तक पहुंचे और वहां पर हमने कुल मिलाकर 11 लोगों को राउंड अप किया है। राजस्थान पुलिस ने इनके पास से ब्लूटूथ, मास्क और कई उपकरण बरामद किए हैं। इस मास्क में ब्लूटूथ फिट किया गया था और इसी के जरिए नकल कराने की तैयारी थी। नीट परीक्षा पास करवाने वाले इस गिरोह में एमबीबीएस और नर्सिंग के छात्र शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने साल 2016 में नीट परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन खुद पास नहीं कर पाए और नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन मोटी रकम लेकर ये दूसरों को पास कराने का काम करते थे। कोरोना काल में इस गैंग ने मास्क के जरिए नकल कराने की तैयारी की थी। इस मास्क में ब्लूटूथ लगाकर एक डिवाइस के जरिए सवालों के जवाब देते थे। इनके पास में बड़ी मात्रा में ब्लूटूथ के उपकरण मिले हैं, जिसको कि वो फिलहाल मास्क का इस्तेमाल क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है, उस मास्क में उन छोटे छोटे उपकरणों को फिट करके नकल की तैयारियां कर रहे थे। इतना ही नहीं, दूसरे की जगह पर परीक्षा देने की भी तैयारी थी और इसके लिए आई कार्ड समेत हर उस चीज को बदल दिया गया जिसकी जरूरत परीक्षा के दौरान होती है।
फुल प्रूफ तैयारी के साथ फिल्मी स्टाइल में काम को अंजाम देना था। हमारे पास में ऐसे एडमिट कार्ड भी हमें उनके पास से मिले हैं जिसमें कि मॉर्फ करके जो व्यक्ति किसी अन्य कैंडिडेट की जगह बैठेगा उसकी फोटो मॉर्फ करके लगाई हुई है। इस तरह से काफ़ी जालसाजी की हुई नजर आती है। उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है और 11 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। दिनेश बाजिया गिरोह का सरगना है। दिनेश ने सीकर में चलने वाले कोचिंग क्लासेस में जाकर छात्रों को झांसे में लिया, उनके परिजनों को नीट पास कराने का वादा किया और एक छात्र से 20 से 30 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया और खाली चेक भी ले लिए थे। पुलिस ने हस्ताक्षर किए 3 खाली चेक और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये शातिर पहले स्पाई कैमरे से पेपर को बाहर भेजने वाले थे, उसके बाद N95 मास्क में फिट डिवाइस के जरिए कानों तक सवाल के जवाब भेजते और फिर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाते। मास्क में लगा डिवाइस स्किन के मुताबिक था। कान के पास मास्क को इतनी बारीकी से फिट किया गया था कि कोई देख न पाए और आवाज सिर्फ छात्र तक पहुंचे। लेकिन पुलिस ने इनकी सारी होशियारी पकड़ ली और होटल में 3 दिन से ठहरे इन सेटर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए राजस्थान के सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। रंगों ने चोरी की साइकिल